बड़े बड़े शब्दों में नई यूनिट का नाम डाल दें, नई और बहुत ही बेहतरीन यूनिट, ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स। स्थिर अवस्था और गतिज अवस्था क्या होती है आप जानते हैं। रेस्ट और मोशन क्या है पता है ना। मोशन बहुत अलग अलग तरीकों से हो सकता है, ये भी आपको पता होगा। नाम डाल दिया ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो ऑसिलेशन हो या वेव हो, वैसे तो ये दो अलग अलग चैप्टर हैं आपके सिलेबस में एक ही यूनिट के, पर है तो ये दोनों टाइप ऑफ मोशन ही, मूव करने के तरीके। इससे पहले भी हम कई टाइप ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, जैसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ चुके हैं, और स्ट्रेट लाइन में भी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक्सेलरेटेड, रिटार्डेड। अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया। हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में भी पढ़ लिया कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे तो किसी और के लिए वो मोशन वगैरह में हो सकता है, कहानी जानते हैं हम। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के अलावा हमने पढ़ा रोटेशनल मोशन, पढ़ा ना, रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ी पूरे आपने, सर्कुलर मोशन। अब ये है ऑसिलेटरी मोशन, ये अलग है क्या इनसे? क्या ऑसिलेशन सर्कुलर मोशन से अलग है? क्या सर्कुलर मोशन ऑसिलेशन में कुछ कॉमन है? कुछ ऐसा है। एक मोशन होता है जिसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? सबसे पहला टॉपिक ही यही डालें, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन नाम से क्लियर है ना, पीरियड मतलब अंतराल, वर्ग अंतराल। ऐसा कोई भी मोशन जो एक फिक्स इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करना चालू कर दे, राइट है? ऐसा कोई भी टाइप ऑफ मोशन जो एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद फिर से रिपीट करे अपने आप को, उसे क्या बोलते हैं हम? पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का मुस्कान जी एक एग्जांपल दो, लाउड बोलना। पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल, बहुत अच्छे, बहुत ही बुलंद आवाज के साथ इसने कहा कि नहीं पता, मजा आ गया। हाँ बताओ। पेंडुलम पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है, हाँ सही है। अरे अभी आपने कहा ना थोड़ी देर पहले, सर पंखा बंद कर दो, ये पंखे का मोशन पीरियोडिक मोशन है। सही बात है। पीरियोडिक मोशन मतलब जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो, तो पंखा एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करता अपने मोशन को। अरे अर्थ का मोशन अराउंड द सन, इलेक्ट्रॉन का मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, घड़ी में सुइयां, ये पीरियोडिक मोशन नहीं है। तुम्हारा यहां बार बार आना, आते हो जाते हो, फिर 48 घंटे बाद आ जाते हो, फिर तो ये भी पीरियोडिक ही चल रहे हैं, ऑसिलेशन चल रहे हैं। अरे हाँ या ना, ठीक है ना, इतना डिटेल में नहीं जाना। बहुत अच्छे। तो आप बताओ, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है? क्या कोई बच्चा पूछना चाहेगा सर हमें नहीं पता ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, पहले ये बताओ ऑसिलेटरी मोशन है क्या? नहीं पता। ऑसिलेशन का मतलब होता है जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के अक्रॉस आगे पीछे घूमे, बैक एंड फोर्थ मोशन शो करे, टू एंड फ्रो मोशन शो करे। नहीं आई बात समझ में? जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है, मस्त अपनी रिलैक्स पोजीशन में पड़ा हुआ था, ठीक है, इक्विलिब्रियम में था, ये नहीं चाहता था कि इस पोजीशन को चेंज करे। अब बोलोगे क्यों नहीं चाहता था पोजीशन को चेंज करे? तो मैं ऐसा कुछ सिस्टम बना देता हूँ। ये मैंने दो फिक्स सपोर्ट बना दिए, ठीक है ना, और इनसे दो रस्सियां बांध दी ऐसे करके, चलेगा? तो अभी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, आप इसे डिस्टर्ब करोगे तो हो जाएगा, वरना अपने आप नहीं हिलने वाला है यहाँ से, राइट है? मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इसको इस पोजीशन से खींचा, तो क्या रीस्टोरिंग फोर्स वापस लगेगा इस पे, वापस अपनी मीन पोजीशन, रिलैक्स पोजीशन की तरफ जाना चाहेगा? तो मैंने जो फोर्स लगाया उसने किया क्या? मैंने जो फोर्स लगाया उसने इसके अंदर एक एनर्जी इंपार्ट कर दी। अरे हाँ या ना, आप जितना फोर्स लगाओगे उतनी एनर्जी बढ़ती, जितना आप इस पे वर्क करोगे उतनी इसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। और वो कौन सी एनर्जी होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों होगी पोटेंशियल? 1000 बार बताए, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगे, आप बॉडी को फोर्स के डायरेक्शन में मूव होने ना दो, तो वो बॉडी पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेती है। जब मैंने इस बॉल को यहां पर पकड़ रखा है तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, पर मैं इसको अलाउ नहीं कर रहा कि अपनी मीन पोजीशन पे जाए, तो मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा, ये मीन पोजीशन की तरफ भागना चालू कर देगी। सही बात है। अब जब ये मीन पोजीशन की तरफ जा रही होगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? पक्की बात है, क्योंकि यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी। आपने जैसे ही छोड़ा पोटेंशियल कम होना चालू हो जाएगी,
काइनेटिक बढ़ना चालू हो जाएगी। काइनेटिक में दो फैक्टर है, मास और वेलोसिटी। मास चेंज कर नहीं सकता तो क्या बढ़ाएगा, वेलोसिटी बढ़ाएगा। अब जो इसने वेलोसिटी, जो ये वेलोसिटी लगातार गेन कर रहा है वो यहाँ पर आके मैक्सिमम हो जाएगा। ये तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल कितनी होगी, पोटेंशियल 0 हो जाएगी। सही बात है। तो इस बॉडी, ये बॉडी क्या यहाँ पर आके अपनी रिलैक्स पोजीशन पे रुक जाएगी अब, तो नहीं। अब इसका इनर्शिया इसे रुकने नहीं देगा, इसका जड़त्व इसे रुकने नहीं देगा। सही बात है ना। और ये भागेगी अपोजिट पोजीशन पे, राइट है। अब कब तक जाएगी वो इस तरफ, जब तक कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी फिर से पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हो जाती। जब वो यहां से यहां आ रही थी तो क्या हो रहा था, वेलोसिटी बढ़ रही थी। जब वो यहां से एक्सट्रीम पर जाएगी तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी। सही बात है। और जब वो अपनी लेफ्ट एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगी तो उस टाइम पे पोटेंशियल फिर से मैक्सिमम, काइनेटिक फिर से 0। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से वही साइकिल रिपीट। अरे हाँ या ना। इस टाइम पर फिर से अपनी अनस्टेबल कंडीशन में आ गई तो वापस जाएगी उस तरफ। अरे हाँ या ना। तो फिर से उधर जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चालू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होना चालू हो जाएगी। इस तरफ जाते हुए उसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी, जितना इनर्शिया गेन करेगी वो इनर्शिया इसे यहाँ पे रुकने नहीं देगा, दोबारा एक्सट्रीम की तरफ भागेगी। और ये मोशन लगातार चलता रहेगा अगर कोई डेसिपेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो। अगर इसकी एनर्जी को नहीं खाया जा रहा है, यहाँ पर हवा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसके मोशन को रेजिस्ट करे, तो ये अनंत काल तक इसी तरह ऑसिलेट करता रहेगा, टू एंड फ्रो भागता रहेगा, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड। अद्भुत हैं आप लोग, धन्यवाद। अच्छा एक बात, ये ऑसिलेशन करवाने का सबसे बड़ा मेन कारण कौन है, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स जो वापस चाहता है हमेशा की अपनी रिलैक्स पोजीशन पर आ जाए, जैसा ये था वैसा ही हो जाए। तो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी या बदलेगी। मतलब जब ये अपनी राइट एक्सट्रीम पर है तो रीस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट में खींचना चाहता है, जब ये अपनी लेफ्ट एक्सट्रीम पर है तो रीस्टोरिंग फोर्स राइट में खींचना चाहता है। पर अगर मेरे को एक शब्द में, एक शब्द तो नहीं, एक सेंटेंस में बोलना है रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं क्या बोलूं, आप बोलो टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ऑलवेज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। सही बात है ना। हमेशा जब इधर जाएगा तो उधर खींच के मीन पोजीशन की तरफ, इधर जाएगा तो इधर खींच के मीन पोजीशन की तरफ। बाकी आप जो कह रहे थे डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, वो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो F इक्वल्स टू -kx होता है, याद भी है। माइनस किस लिए लगाया था, बहुत बढ़िया। तो ये एक ऑसिलेटरी मोशन है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल, जैसे मान लो यहां पर मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग लटकाई, स्प्रिंग में मास बांधा, मास को खींचा छोड़ दिया, ऑसिलेशन चालू। और क्या हो सकता है, रस्सी ली, उसमें पत्थर बांधा, डिस्टर्ब किया छोड़ दिया, ऑसिलेशन चालू। मग्गा लिया या फिर कोई कंटेनर लिया, बोतल ली, बोतल उसमें पानी भरा आधा, बंद किया, पानी में डुबोया छोड़ दिया, ऑसिलेशन चालू। होता है ना ऐसा। और यूट्यूब के अंदर भी ऑसिलेशन होता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे। यूट्यूब नहीं दोस्तों, जो भी आप सोच रहे हो, पता है ना यूट्यूब क्या होती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यू शेप की ट्यूब होती है, इसलिए उसको यू ट्यूब बोलते हैं, वो YOU वाला यू नहीं है वो। ओके, तो ये क्या है, ये ऑसिलेटरी मोशन है। और क्या ये पीरियोडिक मोशन भी है, हाँ ये पीरियोडिक मोशन भी है। क्या एक इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है, हाँ ये करता है। तो मैं कह दूं ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशंस, ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन, ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन। क्या गलत है बे जाहिलो, सही तो है, पगलैट हो गया, कह रही हाँ। ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन। अब उल्टा, ऑल द पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी मोशंस। यहां समस्या है, सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते, पर सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होते हैं। एक एग्जांपल दो जो ऑसिलेटरी है पर पीरियोडिक नहीं। अरे यार दे दो ना, क्या दिक्कत है, एक एग्जांपल दो। हाँ, अर्थ का रिवॉल्यूशन अराउंड द सन पीरियोडिक नहीं है, पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी नहीं है। सही बात है ना। अरे बोलो, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं कह दूं कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, सर्कुलर मोशन में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूम रही है तो पीरियोडिक मोशन तो होगा, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। सही बात है। इसके अलावा एक डिफरेंस बताओ मुझे। अब ये मत बोलना कि ये पीरियोडिक मोशन तो दोनों है पर ये ऑसिलेटरी है,
ये सर्कुलर है। एक कोई और डिफरेंस बताओ इसके अलावा, भयंकर सा डिफरेंस की मजा आ जाए सुन के कि ये मोशन, ये सर्कुलर मोशन और ऑसिलेशन के बीच में एक डिफरेंस है, मतलब मजेदार डिफरेंस है जी। टाइम, क्या कह रहे हो, लाउड बोलो। वो अलग हो सकता है, वो तो सेम भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, अरे रजाई पहनाया, इसमें गर्मी लग रही है यार। सर्कुलर में कोई रिस्टोरिंग फोर्स, अब क्या बोले, है तो सही, पर मुझे ये आंसर नहीं चाहिए था, जो मुझे चाहिए वो दो। हाँ ये भी ठीक है। ऑसिलेशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ में हो रहा है। हाँ बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। और दो, देखो ऐसे निकल के आते हैं पॉइंट, सही बात है ना। 2 पॉइंट बता दिया 2 बच्चों ने, तीसरा कोई बताओ। नहीं आ रहा समझ? अभी आप कोशिश कर रहे हैं या फिर आप चाहते हैं मैं बता दूं? करो करो, ट्राई करो, कोई बात नहीं। देखो मतलब, अच्छा मैं बता रहा हूं, आप बताना कि ये डिफरेंस आप कैच कर पा रहे हो या नहीं। ऑसिलेटरी मोशन के अंदर पूरा जो पाथ है उसके हर एक पॉइंट पे ऑसिलेटिंग पार्टिकल के पास 2 डायरेक्शन होती हैं मूव करने के लिए, वेलोसिटी गेन करने के लिए। सर्कुलर मोशन में पूरे पाथ के हर एक पॉइंट पे बॉडी के पास एक ही डायरेक्शन होती है मूव करने के लिए। कैच हुई? पक्का? जैसे मतलब अगर मान लो ये ऑसिलेट कर रहा है लगातार, बढ़िया मस्त ऑसिलेट कर रहा है, और किसी तरह से मैंने समय रोक दिया, टाइम को रोक दिया, और जिस टाइम पे मैंने टाइम को रोका है, उस टाइम पे पार्टिकल मान लो यहाँ पे था, इस पोजीशन पे था, तो अब मैं देख के नहीं बता सकता कि इधर जा रहा होगा या उधर जा रहा होगा, मुझे नहीं बताना भाई। हो सकता है वो इधर जा रहा हो सकता है वो इधर जा रहा हो। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन में है और मैंने समय रोक दिया, तो कहीं पे भी वो मैं बता दूंगा किधर जा रहा होगा, क्योंकि यूनिक डायरेक्शन में घूम रहा है ना। जबकि ऑसिलेशन में ऑसिलेटिंग पार्टिकल लगातार 2 डिफरेंट डायरेक्शन गेन करता है। सही बात है? समझ गए? मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि टाइम के रिस्पेक्ट में आप ऑसिलेटिंग पार्टिकल और वो पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में है दोनों की पोजीशन बता सकते हो, लेकिन सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी बता सकते हो। ऑसिलेटिंग पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, क्योंकि हर एक टाइम पर ऑसिलेटिंग पार्टिकल की 2 डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटीज हो सकती हैं, तो हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में होगी वो। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई तो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, एक लाइन लिख लो ये छोटी सी कि ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशंस बट ऑल द पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन but all the periodic motions are not oscillatory motions. Okay. एक टर्म और है, वो है कि वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशन सुना है ना आप लोगों ने? अच्छा, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन अलग अलग चीजें हैं या सेम चीजें हैं? वाइब्रेशन वाइब्रेशन ऑसिलेशन कुछ डिफरेंस है? ऑसिलेशन किसी ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन आपको अलग लगता है या सेम लगता है? मुझे तो सेम लगता है। मेरे हिसाब से देयर इज नो टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। आपको अगर कोई डिफरेंस लगता है तो बता सकते हैं कि जनाब ये डिफरेंस है, ऐसे कैसे अलग है, सेम है, बताओ। देखो ये मेन पोजीशन है, ऑसिलेशन चालू, मेन पोजीशन के थ्रू टू एंड फ्रो मोशन चालू। अरे हाँ या ना? इसको आप वाइब्रेशन कब बोलते? ये बहुत स्पीड से घूमने लगता,
मतलब इतनी स्पीड से घूमने लगता कि लगभग हर पोजीशन पे हाथ एक साथ दिखाई दे रहा होता आपको। मतलब मेरे अंदर तो मोटर लगी नहीं हुई है कि मैं करके दिखा पाऊँ, पर ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में बस टाइम पीरियड का फ़र्क है, फ्रीक्वेंसी का फ़र्क है। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, बहुत हाई मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई, तो वही वाइब्रेशन है, नहीं आई बात समझ में? और अगर स्लो है तो ऑसिलेशन है। बस इतना सा ही डिफरेंस है, ठीक है? लिख लो, देयर इज नो टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। डिफरेंस केवल टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी का ही है। ओके अच्छा, एक टर्म है शायद आप लोगों ने सुना हो, हार्मोनिक। हुई है बात इस पे पहले? हारमोनियम, हार्मोनिक करी हुई है आपने, इस पे बात करी हुई है, आप जानते हैं इसके बारे में, जानते हैं ना? हार्मोनिक फंक्शन पढ़े हैं आप लोगों ने? हार्मोनिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। अरे फंक्शन क्या होते हैं? जिसमें कुछ इनपुट दो, वहां से कुछ आउटपुट निकले। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, इनपुट दूंगा 1, आउटपुट आएगा 2, इनपुट दूंगा 2, आउटपुट आएगा 4, इनपुट दूंगा 100, फंक्शन डबल कर रहा है। चलो एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1, इनपुट है 0, आउटपुट है, इनपुट है 2, आउटपुट है, इनपुट है 7, आउटपुट है। क्या बात है, आपको पता है? मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप इसकी डोमेन में कुछ भी पुट कर सकते हैं, उसके हिसाब से रेंज एक यूनिक वैल्यू देगा। अरे हाँ या ना, रेंज का कोई यूनिक वैल्यू आएगी। डोमेन में कुछ भी, कोई लिमिट है क्या? माइनस में कोई भी नंबर पुट करो, प्लस में कोई भी नंबर पुट करो। अरे सही बात है। और डोमेन की लिमिट नहीं है, साथ साथ रेंज की भी नहीं है श्रेया जी, साथ साथ रेंज की भी नहीं है, हर एक पे डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है। अरे हाँ या ना, तो रेंज भी टिल इन्फिनिटी आएंगी। समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूं? हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं? हार्मोनिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। हार्मोनिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें इनपुट देने की तो कोई लिमिट नहीं होती, पर आउटपुट इटसेल्फ एक लिमिट के बाद अपने आप को रिपीट करने लगता है। नहीं आई बात समझ में? जैसे इनपुट तो आप कुछ भी दो चलेगा, पर आउटपुट एक रेगुलर इंटरवल के बाद फिर से सेम आने लगेगा। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो 1 तारीख संडे, 7 तारीख फिर संडे, 14 तारीख फिर संडे, 21 तारीख फिर संडे, 27 फिर संडे, 34। मतलब मंथ में तो दिन वैसे लिमिटेड होते हैं, पर मान लो कि हमारे गांव में जो मंथ है उसमें इनफिनाइट डेज होते हैं, ठीक है ना? तो क्या है, नंबर जो आप पुट कर रहे हो वो तो टिल इन्फिनिटी कुछ भी कर सकते हो, पर ये संडे मंडे अपने आप को एक लिमिट के बाद रिपीट करना चालू कर देते हैं। तो है ये क्या, ये जो संडे मंडे वीक डेज हैं, ये फंक्शन ऑफ डेट है। अरे हाँ है ना, आप डेट पुट करते हो, वीक का डे निकल के आता है। समझ पा रहे हो बात को? पर वीक के डे लिमिटेड होने के बाद एक लिमिट के बाद फिर से खुद को रिपीट करना चालू कर देते हैं। ऐसे ही होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन थीटा, ये 0 पे 0 दे रहा है। अरे हाँ या ना, उसके बाद ये 180 पे फिर 0 देगा, फिर ये 360 पे फिर 0 देगा। हर बार जब आप 180 ऐड करेंगे तो ये 0 देगा। तो इसमें इनपुट डालने की कोई लिमिट नहीं है, इनपुट आप इसमें 1,00,000 डिग्री भी डाल सकते हो, लेकिन जो आउटपुट है उसकी लिमिट है। साइन -1 से कम वैल्यू नहीं दे सकता, 1 से ज्यादा नहीं दे सकता। तो इसकी जो आउटपुट की लिमिट है वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होना चालू हो जाती है। सही बात है? जैसे मैथमेटिक्स वाले बच्चे जानते होंगे, मैथ्स कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ ये बढ़िया बताया इसने, बहुत बढ़िया। हाँ वो बहुत, √-1, हाँ पावर बढ़ाते जाओ तो वैल्यू 4 ही होती है पॉसिबल। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, हार्मोनिक समझ गया ये। पहले तो हमको क्रोध आ रहा था इस पे, अब नहीं आ रहा। जैसे ये साइन फंक्शन है, सही बात है, यहां पर एंगल लिखा हुआ है आपने, मतलब अगर साइन, आपका जो फंक्शन है एफ एक्स, वो क्या है, साइन एक्स है। तो एक्स की वैल्यू पुट करने की कोई लिमिट नहीं है, कहीं भी पुट करो, इधर ही क्या उधर भी करो, इधर भी जाओ। पर जो आउटपुट है वाई, एफ एक्स एक्चुअली में क्या होता है, वाई होता है ना? ये क्या देगा, ये ज्यादा से ज्यादा 1 देगा और कम से कम -1 देगा। सारी वैल्यू इसी के बीच में नाचती रहेगी।
आप एंगल 0 से 90 लेकर जाओ, वैल्यू 0 से 1 को अप्रोच करेगी। 90 से 180 लो तो 1 से कम होनी चालू हो जाएगी। 180 से 270 की तरफ जाओ, नेगेटिव में बढ़ना चालू हो जाएगी। 270 से 360 की तरफ जाओ, वापस 0 की तरफ आना चालू हो जाएगी। आप एक बात बताओ, क्या साइन का आउटपुट ऑसिलेट कर रहा है? क्या साइन का आउटपुट ऑसिलेट कर रहा है? मतलब अगर मैं ऐसा बना दूं कुछ कि इस तरफ मैं एक वैल्यू रखता हूं -1, इस तरफ रखता हूं 1 और बीच में है 0, तो साइन पहले 0 की तरफ भागता है जब आप एंगल को 0 से 90 पे पहुंचाते हो। अरे हाँ है ना। फिर 1 से 0 की तरफ आता है जब आप एंगल को 90 से 180 ले जाते हो। फिर वो -1 की तरफ भागता है जब हम एंगल को 180 से 270 ले जाते हैं। फिर 360 पे यहाँ आ जाता है। तो हमें देखो, हमें ये भी पता है सर्कल में 360 का मतलब एक सर्कल कंप्लीट, और साइन की भी एक साइकिल कंप्लीट। अरे हाँ है ना। अब आप एंगल बढ़ाते जाओ 360 से, बार बार आप उसी सर्कल में घूमने वाले हो, कितना ही बढ़ा लो, और आपकी वैल्यू ऐसे ही नाचेगी, इससे ज्यादा आउटपुट नहीं आ सकता। तो ऐसे फंक्शन जिसमें इनपुट की तो कोई लिमिट नहीं होती, इनपुट आप कुछ भी दे सकते हो, पर आउटपुट एक रेगुलर इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करने लगे, ऐसे फंक्शंस को हम हार्मोनिक फंक्शंस बोलते हैं। समझ में आ गई बात? और ऐसा कोई भी मोशन जिसको आप हार्मोनिक फंक्शन की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे मोशंस को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, SHM। अब बाउंसर गया। ऐसा कोई भी मोशन, जैसे साइन की तरह, इस बॉल का मोशन साइन फंक्शन के जैसा ही था एग्जैक्ट, तो इसको इसकी टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो ये एक SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पर सारे पीरियोडिक मोशन SHM नहीं होंगे, सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स भी होंगे। समझ रहे हो बात को? ज्यादा कंटेंट चला गया, कम करूं, तोड़ दूं? कंटेंट तोड़े या तुम्हें? यस सर। ओके ओके। अच्छा, कॉस भी ऐसा ही होता है, कॉस भी ऐसा ही होता है, बस एक फेस डिफरेंस होता है 90 का, है ना। अगर इसी पूरे ग्राफ को मैं 90 से पीछे शिफ्ट कर दूं तो कॉस का ग्राफ बन जाएगा। मतलब इस चोंच को यहां पर लाके पटक दो, ये पूरा ग्राफ किसका बन जाएगा? कॉस का बन जाएगा, क्योंकि कॉस 0 पे बन देगा, 90 पे जाओगे तो 0 को अप्रोच करेगा। बाकी कहानी वैसे ही चलने वाली है। अरे जिस पे मैथ्स नहीं भी है, बेसिक 10 तक तो ट्रिगो पढ़ी है हमने, या 0 है? बहुत बढ़िया। अब तो हार्मोनिक फंक्शन आप समझ गए, और हार्मोनिक वर्ड बहुत सही बोला था इसने, हार्मोनियम से ही आया है, यहीं से ही आया है। जैसे ये भी तो होते हैं, सुर अपने आप को रिपीट करते हैं, है ना। तो गाओ मित्र, गाओ, डोरे लामी फासो लाटी, सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी, सारे, वही है। हर 7वें के बाद पहला पहला है, हर 7वें के बाद 8वां पहला है। सही बात है। तो बस वही है, ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा था, जब वो पढ़ा था आपने लॉ कि, मेरे को बताने दो, चलो तुम्हें बता दो। मतलब क्या है? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके एटॉमिक नंबर के। मतलब अगर आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाओगे तो एक वैल्यू के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने आप को रिपीट करना चालू कर देंगी, फिर बढ़ाओगे, फिर एक वैल्यू के बाद सेम पैटर्न पे रिपीट करना चालू कर देंगी। तो पीरियोडिक फंक्शन है क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी पीरियोडिक फंक्शन है? एटॉमिक नंबर की। पहले कहते थे एटॉमिक मास की है। समझ रहे हैं सब कितना मस्त लिंक कर रहा है? जिन्हें समझ आ रहा है उनके लिए तो मस्त लिंक कर रहा है, जो बचपन से मेहनती हैं उनके लिए तो राम कहानी चल रही होगी है। सही बात है। आओ आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, टॉपिक डालो, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में मैंने कुछ लिखवाया नहीं। अबे, ऑल दोज टाइप ऑफ मोशन which repeat itself after a regular interval of time is called periodic motion। लिख लो। हाँ, टॉपिक डाल दें SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और लिख लो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, is a special case of oscillatory motion in which
of oscillatory motion in which the displacement, velocity and acceleration of the oscillating body can be expressed in term of single harmonic function of time. Single harmonic function of time. ब्रैकेट में लिख लेना अगर लिखना चाहो, जैसे साइन और कोसाइन फंक्शन है, ठीक है ना। अब एक बार डेफिनेशन रीड करके देखो और बताओ जो हमने समझा वही लिखा है या कुछ अलग है? अलग है? समझ नहीं आया? बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, जो समझाया वो समझ गए आप। डेफिनेशन में जो खिचड़ी पकाई है वो आपके पल्ले नहीं पड़ी। आओ डेफिनेशन देखते हैं। कह रहे सिंपल हार्मोनिक मोशन इज स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। देखो, ऑसिलेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा इतना सिंपल हो, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स मतलब कैसा केस कह रहा हूं मैं, कि ये बॉल यहां गई, फिर ये थोड़ा मीन पोजीशन की तरफ गई, फिर ये और आगे गई, फिर वापस आई, फिर थोड़ा इस तरफ मूव कर रही है, फिर मीन पोजीशन पे आ रही है। अब इधर गई, हल्का सा मीन पोजीशन की तरफ आई, फिर वापस इधर गई, आगे गई, इधर आई, थोड़ा सा पीछे गई और फिर मेन पोजीशन की तरफ आई। यहाँ एक साइकिल अब कंप्लीट होता है। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये ग्राफ थोड़ा ऐसा बनेगा कि बॉडी समझ रहे हो, ये पूरा मोशन इटसेल्फ अपने आप को रिपीट कर रहा है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। पर ये ऑसिलेटरी मोशन का सिंपल केस नहीं है। सिंपल केस नहीं है ना। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, मतलब इतना ज्यादा वैसे हमें कॉम्प्लेक्स बना के पढ़ना नहीं है, पर फिर भी यहां पर दो ऑसिलेटरी मोशन का कॉम्बिनेशन हो रहा है। अरे हाँ या ना, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन जो पूरा मोशन केवल एक साइन फंक्शन या एक कॉस फंक्शन से डिफाइन हो जाए। अभी आप केवल डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट देखिए, उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी लिखा हुआ है। और डेफिनेशन फिर से देखो क्या कह रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। स्पेशल केस है पर बहुत सिंपल वाला केस उठाना है हमें, ठीक है ना। इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, जो डिस्प्लेसमेंट है ऑसिलेटिंग बॉडी की, उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। ये हाँ, ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्वियसली। जैसे ये एक ऑसिलेटिंग बॉडी थी, अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा आप खुद बताएं। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ बनाता हूं। यहां मैंने रखी डिस्प्लेसमेंट और इधर रखा मैंने टाइम। समझ गए? ये मेन पोजीशन है, यहां पर बोल देता हूं डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब ये इस तरफ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। अरे हाँ ना, तो टाइम बढ़ाने पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, एक टाइम के बाद वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा। फिर जब आप और टाइम बढ़ाओगे ना तो डिस्प्लेसमेंट कम होना चालू हो जाएगा। अरे हाँ या ना, तो उसके बाद कम होते को होते एक टाइम के बाद वापस यहाँ पे फॉल हो जाएगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। उसके बाद फिर अगर आपने टाइम बढ़ने दिया तो डिस्प्लेसमेंट फिर आएगी पर अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, मतलब फिर से आएगी मगर अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। अरे हाँ या ना, फिर मीन पोजीशन पे जाएगा वो और वापस आएगा अपने फिर एक्सट्रीम पर जाएगा वो और वापस आएगा अपनी मीन पोजीशन पे। यहाँ पर आया, देखो एक साइकिल कंप्लीट हो गई, एक वेव कंप्लीट हो गई, यहाँ पर भी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो मैं इसके डिस्प्लेसमेंट को अगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखता हूं तो ये एक हार्मोनिक फंक्शन का ग्राफ है, साइन फंक्शन का ग्राफ है, जो कि उसके एंगल या फिर कह लो टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो मैं इसके मोशन को एग्जैक्टली साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, एग्जैक्ट वैसा दिख रहा है। अरे हाँ या ना, सही बात है। और डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, अगर आप इस बॉडी की वेलोसिटी का ग्राफ बनाएं
किसका ग्राफ बनाए? वेलोसिटी का। वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ बनाए। जब ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा, अभी मीन पोजीशन पे आपको पता है वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। एक्सट्रीम पर वो जाएगा, वो लगातार रिटार्ड होगा, क्योंकि उस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। अरे हाँ, है ना? तो जितना ही एक्सट्रीम की तरफ जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और एक्सट्रीम पर आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर जब ये वापस जाएगा मीन पोजीशन की तरफ, इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी। अरे हाँ, है ना? और वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते अपनी पीक पर चली जाएगी। कब? मीन पोजीशन के ऊपर। अब जब ये इधर जाएगा वेलोसिटी फिर से रिटार्ड होना चालू होगी, और रिटार्ड होना चालू होगी, एक्सट्रीम पर जाकर 0 हो जाएगी। और जब इधर आएगी तो फिर से अपनी पीक पे जाएगी। यहां पर भी एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, क्वार्टर क्वार्टर 1 हो गया और ये हाफ। तो अगर आप इसे देखो तो ये भी एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन है, पर ये ग्राफ बस कॉस का बन गया, इसलिए हम साइन या कॉस किसी से भी रिप्रेजेंट करें फर्क नहीं पड़ता। इस तरफ एक्सेलरेशन का बनाओगे वो भी ऐसा ही आएगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो कोई भी ऐसा टाइप ऑफ मोशन जिसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को आप एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन आइदर साइन और कॉस की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, तो ऐसे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। अभी भी नहीं समझ गए क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन? अपनी समझ के लिए एक आधा ग्राफ भी बना लें। यहां पर एक्सेलरेशन है, पर वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। जैसे आप कहोगे कि इस तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब रिटार्ड हो रहा है, इस तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेट हो रहा है। पर जब वो इस तरफ जा रहा है वेलोसिटी कम हो रही है, पर कम होने का रेट भी कम हो रहा है। और जब वो इस तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, पर बढ़ने का रेट भी बढ़ रहा है। नहीं आई बात समझ में? बढ़ तो रही है, पर बढ़ने का रेट बढ़ने का क्या मतलब है कि पहले सेकंड में अगर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड हो गई, मतलब एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, तो अगले सेकंड में वेलोसिटी 7 से 10 होगी। अब एक सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा, अगले में 10 से 14 होगी, 4 का चेंज आएगा। मतलब बढ़ रही है और बढ़ते हुए रेट से बढ़ रही है। समझ रहे हैं ना आप? तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो उसको तो आप सिंपल हार्मोनिक फंक्शन की टर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। एक्सेलरेशन की भी कहानी ऐसी होगी कि बढ़ेगा बढ़ेगा, पीक पे जाएगा, कम होगा, 0 होगा, फिर पीक पर जाएगा, फिर 0 होगा, सेम कहानी। और सीधी सी बात है, अगर किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स बदल रहा है तो 100% है उस पे लगने वाला एक्सेलरेशन बदल रहा है। ये बॉडी मीन पोजीशन पर है अपनी, अब वो अपनी एक्सट्रीम पर जितना दूर जाएगी उस पे लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स उतना बड़ा हो जाएगा। मतलब अगर वो यहां पर है तो रिस्टोरिंग फोर्स छोटा, यहां है तो रिस्टोरिंग फोर्स बड़ा, यहां है तो और बड़ा, यहां है तो और बड़ा। और जब जितना वो पास जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स कम होता चला जाएगा। अरे हाँ है ना? तो जब फोर्स बदल रहा है, F = m है, बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन को चेंज होना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी, पर चेंज होने का जो रेट है वो भी चेंज होगा। पक्का ना? हाँ, ये बातें बहुत सेंसिटिव बातें हैं। एक बार में अगर आपके समझ में आ रही हैं तो आप आर्यभट्ट लेवल के हैं, लेकिन आप जितनी फास्ट स्पीड से एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, एमिट भी उतनी फास्ट स्पीड से कर देंगे। अभी थर्मल प्रॉपर्टीज वगैरह में देखेंगे, वो बॉडी जिनका एब्जॉर्ब करने का रेट फास्ट होता है उनका एमिशन का रेट भी फास्ट ही होता है ना? फेरी ब्लैक बॉडी है, वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, उतनी भयंकर रेट से एमिशन भी करती है। तो अगर आप चाहते हैं उसे सस्टेन रखना, अंदर रखना, तो बार बार रिपीट करना टॉपिक को। घर जाके नहीं पढ़ा तो 80% साफ हो जाएगा ये दिमाग से, तय बात है। बस 10-20% वही बचेगा। ऑसिलेशन का होता है ऐसे ऐसे कोई घूमे तो ऑसिलेशन, समझ गए? इसके अलावा और कुछ नहीं याद रहेगा। ओके, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज की क्लास में अपना ये कंसेप्चुअल अप्रोच ही रखते हैं, आगे करेंगे मैथमेटिकल नेक्स्ट क्लास में। भग जाओ।